हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कमर्शियल बैंक। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ बैंक, यानी कि बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपको बताना है। तो बच्चों, बैंक जो है हमारा इंग्लिश वर्ड है और ये इसका ओरिजिन हुआ है जर्मन वर्ड बैंक। बैंक इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन हुआ है जर्मन वर्ड बैंक, जिसका मतलब होता है माउंड और हिप। माउंड ऑफ हिप का मतलब हो गया आपका सम, क्वांटिटी, अमाउंट। हिंदी में लिखना चाहो तो ढेर लिख सकते हो, टीला लिख सकते हो, ठीक है। तो बैंक जो है इंग्लिश वर्ड है और इसका ओरिजिन जर्मन वर्ड बैंक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है माउंड और हिप। और कुछ लोगों का मानना है कि बैंक वर्ड का ओरिजिन इटालियन वर्ड बैंको से लिया गया, यानी कि बैंक जो शब्द है, बैंक जो इंग्लिश वर्ड है, यह वर्ड ओरिजिन हुआ है इटालियन वर्ड बैंको। बैंको का मतलब होता है बेंच। कहा जाता है कि उस टाइम इटली में जो यहूदी लोग होते थे, जो ज्यूइश लोग होते थे, ये लोग क्या करते थे? मनी का लेन देन करते थे, जिन्हें बेंचर कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? बेंचर। तो बैंको का मतलब होता है बेंच। और उस समय जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन या मनी का ट्रांजेक्शन करते थे उन्हें क्या कहते थे? बेंचर कहा जाता था। और जनरली उस समय इटली में कौन लोग होते थे? जो यहूदी लोग होते थे, जो ज्यूइश लोग होते थे, वे लोग होते थे। तो बैंक वर्ड आपका इंग्लिश वर्ड है और इसका ओरिजिन जर्मन वर्ड बैंक से हुआ है, जिसका मतलब माउंड और हिप। और इटालियन वर्ड बैंको से हुआ है। बैंको का मतलब बेंच, यानी कहा जाता है कि इटली में मुद्रा का लेन देन मनी ट्रांजेक्शन उस टाइम यहूदी लोग करते थे, जिन्हें बेंचर कहा जाता है। और सबसे पहले पब्लिक, यानी कि फर्स्ट पब्लिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इटली के बेनी शहर में स्थापित हुआ 1157, यानी कि 1157 में पहला पब्लिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वह इटली के बेनी सिटी में स्थापित किया गया। किस नाम से? बैंक ऑफ बेनिस के नाम से। और जो मॉडर्न बैंक है इसकी शुरुआत यूरोप से हुआ है और 17वीं सेंचुरी में मॉडर्न बैंक की शुरुआत हो चुकी थी। और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, हॉलैंड, 1609 में इसकी स्थापना हुई। फिर एक और बैंक आपका स्थापित हुआ, बैंक ऑफ हैम्बर्ग, जो कि जर्मनी में 1619 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। और एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में 1694 को इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो जनरली कहा जाता है कि शुरुआत जो हुआ है मॉडर्न बैंक का वो कहाँ से हुआ है? यूरोप से हुआ है। सबसे पहले आपका बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आया। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुआ हॉलैंड 1609 में। फिर बैंक ऑफ हैम्बर्ग जो कि जर्मनी में है 1619 में स्थापित हुआ। और एक बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड में 1694 को इस्टेब्लिश्ड हुआ। और धीरे धीरे करके बाकी यूरोप के कंट्रीज़ में भी ये बैंकिंग आपका फैल गया और फिर धीरे धीरे पूरे दुनिया में बैंक आपका इस्टेब्लिश्ड होने लगा। तो इस तरह से बैंक का ओरिजिन हुआ है। और जो प्रेजेंट टाइम में कमर्शियल बैंक के 3 एंसेस्टर्स माने जाते हैं। एक है मर्चेंट, यानी कि व्यापारी, एक मनी लेंडर, मतलब जो उधार देने वाले होते हैं, और एक है गोल्ड स्मिथ, यानी कि सुनार। तो ये मतलब कि मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कमर्शियल बैंक के 3 एंसेस्टर्स हैं। आपके कौन कौन हो जाएंगे? मर्चेंट, मनी लेंडर और गोल्ड स्मिथ। तो ये था बच्चों बैंक का ओरिजिन। बेसिकली बैंक आपका इंग्लिश वर्ड है और इसका ओरिजिन हुआ है जर्मन वर्ड बैंक, जिसका मतलब होता है माउंड और हिप। और कुछ लोगों का मानना है कि बैंक वर्ड का ओरिजिन इटालियन वर्ड बैंको से भी हुआ है। बैंको का मतलब होता है बेंच। उस समय जो मनी का लेन देन करते थे वो यहूदी लोग करते थे इटली में, उन्हें बेंचर कहा जाता था। ये धीरे धीरे बैंक आपका आज देखोगे बैंक का अलग ही फॉर्मेट, अलग ही एस्पेक्ट है। और सबसे पहला बैंक आपका जो बना है, आपका सबसे पहला बैंक स्थापित हुआ है फर्स्ट पब्लिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन 1157 में इटली के बेनी सिटी में, बैंक ऑफ बेनिस के नाम से। फिर बाद में जो धीरे धीरे पूरा और भी यूरोपियन कंट्री में इस्टेब्लिश होने लगा। 17वीं सेंचुरी में माना जाता है कि मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत हुई है। और कहाँ से शुरुआत हुई? तो बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, हॉलैंड से, जो कि 1609 में। फिर जर्मनी में आपका एक बैंक इस्टेब्लिश हुआ बैंक ऑफ हैम्बर्ग के नाम से 1619 को। और उसके बाद इंग्लैंड में एक और बैंक शुरुआत हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694। और इंग्लैंड का तो उस समय पूरे दुनिया में राज था। तो इस तरह से इंग्लैंड को आप क्रेडिट दे सकते हो कि वो पूरे दुनिया में बैंकिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। और कमर्शियल बैंक के आपके 3 एंसेस्टर्स होते हैं, मर्चेंट, मनी लेंडर और गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक डिफिनीशंस ऑफ बैंक। बैंक क्या होता है? कहेंगे बैंक वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बच्चों, जब भी हम बैंक की बात करेंगे ना, तो कौन से बैंक की बात हो रही है? कमर्शियल बैंक। हमारे दिमाग में जरा सा भी बैंक आ गया, मतलब कौन से बैंक की बात हो रही है? कमर्शियल बैंक। जब भी हम बैंक के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे पास हम कौन से बैंक के बारे में सोचते हैं?
कमर्शियल बैंक के बारे में, तो कमर्शियल बैंक या बैंक वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से मनी का और क्रेडिट का लेन देन करता हो। यानी कि बैंक केवल मनी का ही लेन देन नहीं करता है, बैंक क्रेडिट का भी लेन देन करता है। उधार जो लेन देन होते हैं दोनों, क्रेडिट क्रिएशन करना, मनी का लेन देन करना, ये बैंक का मेन फंक्शन माना जाता है। तो बैंक वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक वह इंस्टीट्यूशन होता है जो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से मनी में और क्रेडिट में लेन देन करता है, मनी में और क्रेडिट में व्यापार करता है। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि बैंक वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उस डिपॉजिट से लोगों को लोन ग्रांट करता है या इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये इंस्टीट्यूशन आपका बैंक कहलाएगा। तो बैंक का मतलब वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोगों को लोन ग्रांट करता है और साथ में क्रेडिट का भी निर्माण करता है। तो ये इंस्टीट्यूशन आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक क्या है? बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। अब बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन ग्रांट करता है और साथ में क्रेडिट का भी क्रिएशन करता है। ओवरऑल कह सकते हैं बैंक वह इंस्टीट्यूशन है जो जनरल बैंकिंग फंक्शन को करता है। यानी कि कमर्शियल बैंक वह इंस्टीट्यूशन होता है जो सामान्य बैंकिंग फंक्शन को करती है, सामान्य बैंकिंग कार्य को करती है। तो सिंपल है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग फंक्शन को करे। तो ओवरऑल मेन डिफिनीशन क्या हो जाएगा? मेन डिफिनीशन हो जाएगा बैंक वह इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से मनी और क्रेडिट में व्यापार करती है। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं बैंक वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उस डिपॉजिट से लोगों को लोन ग्रांट करता है और साथ में क्रेडिट का भी निर्माण करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक कहते हैं। बैंक वह इंस्टीट्यूशन है जो जनरल बैंकिंग फंक्शन को करती है। ये हो गया बच्चों बैंक का डिफिनीशन। नेक्स्ट हमारा बैंक का फीचर्स, बैंक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट फीचर है कि बैंक वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मनी ट्रांजैक्शन करता है। यानी कि बैंक में जाओगे तो किसका बैंक में क्या ट्रांजैक्शन होता है? मुद्रा संबंधी ट्रांजैक्शन होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। तो बैंक में मनी ट्रांजैक्शन होता है। सेकेंड फीचर है कि बैंक क्या करती है? बैंक लोन देने के पर्पज़ से पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। यानी कि बैंक का आपका मेन फंक्शन भी मान सकते हो कि बैंक क्या करती है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। किस पर्पज़ से? लोन देने के पर्पज़ से। बैंक का थर्ड फीचर है कि बैंक भी एक बिजनेस है, बैंक एक कमर्शियल नेचर, बैंक का नेचर क्या होता है? कमर्शियल नेचर होता है। तो बाकी बिजनेस की तरह बैंक का भी मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग करना। अब बैंक क्या करती है? केवल मनी का ही ट्रांजैक्शन नहीं करती है, बैंक क्रेडिट का भी क्रिएशन करती है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब कि हम बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं ना, उस डिपॉजिट से बैंक क्या करती है? कई गुना लोन प्रोवाइड कर देती है। इसी को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। पढ़ेंगे बच्चों आगे इसको। तो बैंक क्या करती है? केवल मनी का ही ट्रांजैक्शन नहीं करती है, क्रेडिट का भी ट्रांजैक्शन करती है, क्रेडिट का भी क्रिएशन करती है। ओवरऑल बैंक क्या है? पूरी तरह से कमर्शियल नेचर का होता है। तो ये आपका है बैंक का फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के क्या क्या काम हैं, बैंक क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि बैंक के फंक्शंस को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और सोशल फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक का प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आपका बैंक का 3 मेन काम माना जाता है। एक काम है कि बैंक क्या करती है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। और डिपॉजिट कई तरह का होता है जो बैंक एक्सेप्ट करती है। आप लोग सुने होंगे करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। तो बैंक का मेन प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है कि बैंक पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। अब बैंक जो है कई तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। यानी कह सकते हो कि पब्लिक डिपॉजिट कई तरह का होता है, जैसे करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। बैंक का सेकंड मेन फंक्शन होता है कि बैंक जो पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, उस डिपॉजिट से वो क्या करती है? पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है। यानी कि बैंक का मेन फंक्शन क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद बैंक क्या करती है? उसी डिपॉजिट्स को लोन ग्रांट करती है, पब्लिक को देती है। और क्या करती है? कुछ कैश अपने पास मेंटेन रखती है, कुछ कैश रिजर्व कर जैसे मान लो कोई पब्लिक 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो उसमें से मान के चलो कि 2,000 रुपये वो कैश रिजर्व कर लिया। तो बाकी जो 8,000 है, वो 8,000 का बैंक क्या करती है? लोन ग्रांट कर देती है। क्यों लोन ग्रांट कर दी? किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, कोई अदर पर्पज़ के लिए।
तो बैंक का सेकंड मेन फंक्शन क्या है कि पब्लिक का डिपॉजिट जो बैंक में एक्सेप्ट होता है उसी डिपॉजिट से बैंक क्या करती है, लोन ग्रांट करती है। और बैंक लोन ग्रांट करती है किस पर्पज़ से, प्रोडक्शन पर्पज़ से या अदर एक्टिविटीज़ पर्पज़ से। अब बैंक जो होता है कई तरह का लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन एंड एडवांसेज हो गया। बैंक का थर्ड मेन फंक्शन होता है क्रेडिट क्रिएशन। प्रेजेंट टाइम में देखा गया है कि क्रेडिट क्रिएशन करना बैंक का मेन फंक्शन माना जाता है। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब, जैसे मान लो कि बैंक में पब्लिक ने 10,000 रुपया डिपॉजिट किया, मान लो किसी पर्सन ने, या पब्लिक डिपॉजिट क्या है, पब्लिक का डिपॉजिट है आपका मान लो 10,000 रुपया। अब बैंक क्या करती है, इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर के आधार पर, मान लो क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका 5 टाइम्स, तो बैंक इस 10,000 जो पब्लिक डिपॉजिट है, जो प्राइमरी डिपॉजिट है, इसको प्राइमरी डिपॉजिट भी कहेंगे। तो पब्लिक डिपॉजिट जो 10,000 बैंक एक्सेप्ट की, इसका 5 गुना वो डिपॉजिट बना देती है, यानी कि 50,000। तो 50,000 में 10,000 आपका प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था। बाकी 40,000 रुपये जो 40,000 है, ये आपका लोन क्रिएट हो गया। तो ये इसी लोन क्रिएट करने को ही क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि अगर बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसका कई गुना वो लोन प्रोवाइड कर देती है, इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और ये बैंक का मेन काम होता है। तो प्रेजेंट टाइम में बैंक का मेन काम आपका क्रेडिट क्रिएशन भी है। इसमें क्या करती है, बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और उसका कई गुना क्रेडिट मल्टीप्लायर के आधार पर लोन प्रोवाइड कर देती है। और जो भी लोन प्रोवाइड करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिराइव डिपॉजिट। जो भी लोन प्रोवाइड करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव डिपॉजिट कहते हैं। और जो पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। तो सिंपली क्रेडिट क्रिएशन करना बैंक का मेन फंक्शन है, इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बैंक का मेन फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तीन फंक्शन इसमें आ जाएंगे। ये हिंदी में है बच्चों, पढ़ लोगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। बैंक का सेकेंडरी फंक्शन में क्या करता है, तो बैंक जो है बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन और पेमेंट का काम करता है। जैसे कि बैंक किसी कस्टमर के बिहाफ में चेक कलेक्शन का काम करेगा, रेंट कलेक्ट करने का काम करेगा, इंटरेस्ट कलेक्ट करने का काम करेगा। तो वही बैंक अपने कस्टमर के बदले में कस्टमर के बिहाफ में टैक्सेस का पेमेंट करता है, इंश्योरेंस का पेमेंट करता है। तो ओवरऑल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन में मेन फंक्शन क्या है कि बैंक कस्टमर के बिहाफ में कलेक्शन करता है और कस्टमर के बिहाफ में पेमेंट करता है। कस्टमर के बिहाफ में कलेक्शन करने का मतलब, जैसे बैंक है, कस्टमर के बिहाफ में रेंट का कलेक्शन किया, कस्टमर के बिहाफ में इंटरेस्ट का कलेक्शन किया। और बैंक क्या करती है, कस्टमर के बिहाफ में पेमेंट भी करती है, जैसे टैक्सेस का पेमेंट, इंश्योरेंस का पेमेंट। बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर के बिहाफ में सिक्योरिटीज का खरीद और बिक्री भी करती है। तो ये भी बैंक का आपका मेन सेकेंडरी फंक्शन हो गया। थर्ड, रेमिटेंस ऑफ मनी, यानी कि बैंक का एक और सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि अगर हमको दूर बैठे, दूर जगहों पे, डिस्टेंट प्लेस, यानी कि दूर के जगहों पे, कि मान लो जैसे हम पटना में हम हमारा व्यापार है और रांची में कोई पार्टी बैठा है, उसको हमको पेमेंट करना है। तो रांची के पार्टी को पेमेंट करने के लिए क्या होगा, डिस्टेंट प्लेस हो गया ना, तो उसमें बैंक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम क्या करेंगे, रांची में बैठे पार्टी को पेमेंट करने के लिए हम चेक का यूज़ कर सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं। और चेक और बैंक ड्राफ्ट कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। तो बैंक का एक और सेकेंडरी फंक्शन हो गया मनी का रेमिटेंस का। यानी कि दूर बैठे, दूर स्थानों पे अगर हमको पेमेंट करना है तो उसमें बैंक का इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। इसमें बैंक आपको हेल्प करता है। बैंक क्या करेगा, चेक इशू करेगा या बैंक ड्राफ्ट इशू करके दूर बैठे या दूर जगहों पे जो पार्टी है जिसको पेमेंट करना है उसको हम पेमेंट कर सकते हैं। बैंक का नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन है कि बैंक क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज का परचेज और सेल का काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी में कन्वर्ट करना। तो ये काम बैंक के द्वारा ही पॉसिबल है। तो बैंक क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज का खरीद बिक्री करती है। जैसे हमारे पास यूएस डॉलर है, तो यूएस डॉलर को मान लो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो ये काम किसका है, बैंक ही कर सकती है। बैंक आपके यूएसडी को, यानी कि यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा। तो बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज की खरीद बिक्री करती है और इससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि हम मान लो कोई विदेश से, मान लो किसी दूसरे कंट्री से, मान लो या अमेरिका से हम क्या कर रहे हैं, कोई सामान सेल किया, अमेरिका को सामान सेल किया, अमेरिका के कोई पार्टी को सामान सेल किया और उसको पेमेंट करेगा तो डॉलर में करेगा, तो डॉलर को फिर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें बैंक का मेन फंक्शन, बैंक का काम आ जाता है। तो ये सब बैंक के सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में क्या था बच्चों,
मेन फंक्शन में आपका 3 है कि बैंक पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बैंक जो है पब्लिक को लोन ग्रांट करता है, बैंक साथ में क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज की खरीद बिक्री का काम भी बैंक का होता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, बैंक क्या करती है, लेटर ऑफ रेफरेंस तैयार करने का काम करती है। लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया, जैसे मान लो एक्स नाम का कोई पर्सन है, वो वाई नाम के सेलर से, या वाई नाम का एक सेलर हो गया और एक्स क्या हो गया, बायर हो गया। एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया 10 करोड़ का सामान खरीदने का, यानी कि 10 करोड़ का सामान एक्स को खरीदना है, किससे, वाई से। अब वाई क्या करेगा, वाई को एक्स पे भरोसा होना चाहिए ना कि ये ऐसे ही बोल रहा है कि सही में 10 करोड़ का सामान खरीदना है। तो वाई को यहाँ पे ज़रूरत हो जाता है एक्स के इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में जानने की। तो वाई क्या करता है, एक्स का इकोनॉमिक पोजीशन कैसे पता करेगा, बैंक के माध्यम से। यानी कि बैंक अपने कस्टमर का जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसका इन्फॉर्मेशन वो ट्रेडर्स को प्रोवाइड करता है। इसी को लेटर ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी कि बैंक अगर मान लो हमको किसी कस्टमर का क्या करना, बैकग्राउंड चेक करना, उसका इकोनॉमिक पोजीशन चेक करना है, तो बैंक वो इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर का जो इकोनॉमिक पोजीशन का इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेडर को दे देगा, जिससे ट्रेडर को लग जाएगा कि ये पार्टी 10 करोड़ हमें पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। वही उल्टा कर लो, कस्टमर को भी अगर पता करना हो ट्रेडर के इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में, तो इसमें भी बैंक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बैंक अपने कस्टमर का इकोनॉमिक पोजीशन ट्रेडर को बता रहा है, या बैंक ट्रेडर के इकोनॉमिक पोजीशन को अपने कस्टमर को बता रहा है, इसी को लेटर ऑफ रेफरेंस करते हैं, और ये बैंक का एक सेकेंडरी फंक्शन है। नेक्स्ट है, बैंक जो है लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर के लिए, ताकि वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट एसेट को क्या कर सके, लॉक करके रख सके, सुरक्षित रख सके। और एक उसका क्या होता है कि एनुअल रेंट भरना पड़ता है, जो कि एक मामूली एनुअल रेंट होता है, नॉमिनल एनुअल रेंट होता है। तो बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर के लिए लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि वो इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल थिंग्स को रख सके, और बदले में उसको एनुअल रेंट देना पड़ता है, लॉकर रेंट देना पड़ता है, जो कि थोड़ा बहुत कम होता है, मतलब वेरी नॉमिनल होता है। तो ये था बच्चों बैंक का सेकेंडरी फंक्शन, ये हिंदी में है, आप लोग पढ़ लोगे। थर्ड है सोशल फंक्शन। बैंक का थर्ड फंक्शन क्या हो गया, सोशल फंक्शन। बैंक इसमें क्या करती है, सोशल फंक्शन में बैंक जो है कैपिटल प्रोडक्शन या कैपिटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। यानी कि बैंक क्या करती है, पब्लिक से मनी कलेक्ट करेगा, और उस मनी को क्या करती है, वो कई गुना लोन में कन्वर्ट कर देती है, और लोगों को लोन प्रोवाइड कर देती है, प्रोड्यूसर्स को लोन प्रोवाइड कर देती है। जब प्रोड्यूसर्स को लोन मिलता है तो प्रोड्यूसर उससे क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो सेविंग होगा, सेविंग से कैपिटल आपका बढ़ेगा, और साथ में इकोनॉमी का नेशनल इनकम भी बढ़ता है। तो ओवरऑल इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, कैपिटल बढ़ाने में बैंक का मेन रोल हो जाता है। तो बैंक का सोशल फंक्शन क्या है कि कैपिटल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन के प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी के नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट करता है। बैंक का सेकेंड सोशल फंक्शन है इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी कि देखो इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं उनको लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए, और ये कैपिटल उनको कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। तो जब लार्ज इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड बैंक करवाया, तो इससे क्या होगा कि देश में इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा, और जब इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा तो फिर लोगों का एक बेनिफिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी एम्प्लॉयमेंट की, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पे बैंक का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करता है। एक तो बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड तो करता ही है, लेकिन बैंक क्या करती है, ट्रेड को, इंडस्ट्री को लोन भी प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जिसके कारण अदर सेक्टर्स में भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अब बैंक पेमेंट में भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आजकल देखते हो ऑनलाइन पेमेंट है, तो ऑनलाइन पेमेंट में मेन क्या है, बिना बैंक के तो आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो। आप बड़े बड़े अमाउंट को क्या कर सकते हो, चेक में हम आसानी से पेमेंट कर सकते हो। तो बैंक के माध्यम से हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। बैंक हमें पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, चेक हो गया, ये सब क्या है, पेमेंट फैसिलिटी है। मतलब कि अगर आपको 10 लाख पेमेंट करना है तो 10 लाख का आपको क्या करना है, मान लो कैश पेमेंट करोगे तो उसको बैग में कैरी करके ले जाना पड़ेगा, लेकिन हम पार्टी को 10 लाख का चेक हम लिख कर दे दें, आसानी है। पेमेंट करना क्या होता है, आसान होता है। तो पेमेंट फैसिलिटी
आपका बैंक का मेन काम, बैंक का काम होता है। ये बैंक का कौन सा फंक्शन है? आपका सोशल फंक्शन, मतलब कि कैश लॉस का अगर डर हो उसको ख़त्म कर देता है। अब बैग में 10 लाख लेकर तुम कोलकाता जा रहे हो और 10 लाख का चेक लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो कौन बेहतर है? 10 लाख का चेक लेके जाना, चेक आराम से लेके, 10 लाख का चेक लेके जाना भी नहीं है, जिस पार्टी को पेमेंट करना उसी टाइम हम चेक लिख कर दे देंगे, तो कैश लॉस का खतरा नहीं रहता है। इसमें बैंक का क्या काम होता है? बैंक पेमेंट में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पेमेंट करना आसान हो गया है बैंक के कारण। तो ये हो गया बैंक का बच्चों सोशल फंक्शन। तो टोटल आपका 3 बैंकिंग फंक्शन को या बैंक के फंक्शन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन, और थर्ड है आपका सोशल फंक्शन। ये हिंदी में बच्चों पढ़ लोगे। अब बच्चों हम जानते हैं डिपॉजिट्स क्या होता है। बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो बेसिकली डिपॉजिट जो होता है 4 टाइप का होता है, सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। 2 डिपॉजिट ज़्यादा चलते हैं, एक सेविंग डिपॉजिट और एक फिक्स डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट जिसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है, उसको डिपॉजिटर विड्रॉ कर सकता है किसी भी समय में बिना नोटिस किए हो। यानी कि जिनका सेविंग डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिटर कभी भी किसी भी समय बिना नोटिस के विड्रॉ कर सकता है, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। मतलब कि हम बैंक में जो सेविंग डिपॉजिट करते हैं वो पेबल ऑन डिमांड है। हम जाकर बैंक में क्या करेंगे, एटीएम यूज करके या किसी पार्टी को चेक लिख कर हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी समय बिना नोटिस के। और सेविंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का रेट लो होता है, और सेविंग डिपॉजिट एक तरह से कह सकते हो कि मनी सप्लाई का पार्ट है। यानी कि ये जो करेंसी का जो सर्कुलेशन होता है ना, जो सेविंग डिपॉजिट आपका हो सकता है, आप डिपॉजिट है उसमें से आप निकाल के क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। तो बेसिकली सेविंग डिपॉजिट मनी सप्लाई का ये पार्ट है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? तो फिक्स डिपॉजिट को हम हमेशा नहीं निकाल सकते हैं, वो तभी निकालोगे जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन होता है कि आप बीच में भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही डिपॉजिट किया जाता है। वो जैसे ही टाइम पीरियड आपका क्या होता है, एक्सपायर होता है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट को मनी एसेट्स कहा जाता है। मतलब कि आप 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा लिए, मान लो 2 लाख का, अब मान लो आपको मिलेगा 2,40,000, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो 2,40,000 2 साल के बाद मिलेगा ना, तो ये आपके लिए क्या हो गया, मनी एसेट्स हो गया, एसेट्स हो गया। तो फिक्स डिपॉजिट आपका क्या है, मनी एसेट्स के नज़दीक होता है, मनी एसेट्स माना जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट पूछा जाए कौन से डिपॉजिट में है, तो क्या बोलोगे, फिक्स डिपॉजिट। उसी तरह बच्चों एक होता है करेंट डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट का मतलब जिनका बैंक में करेंट अकाउंट होता है, जो ट्रेडर्स लोग होते हैं, जिनका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता हो, एनुअल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो उन लोगों को करेंट डिपॉजिट, उन लोगों के लिए कौन सा अकाउंट खोलना होता है, करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट होता है उसे करेंट डिपॉजिट कहते हैं। इसमें इंटरेस्ट का रेट एकदम ना के बराबर होगा। तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कमर्शियल पर्सन होते हैं, वो लोग करेंट डिपॉजिट करते हैं, जिनका लाखों में ट्रांजेक्शन्स हो। और एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट का ये कंपोनेंट कर सकते हो। बस फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए जमा करना होता है। रेकरिंग डिपॉजिट में उसको आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट में फ़िक्स करवा सकते हो। जैसे कि आप मान लो आपका रेकरिंग डिपॉजिट जैसे है कि 3,000 पर मंथ आपको जमा करना है 5 साल के लिए, तो हर महीने आप 3-3 हज़ार रुपये क्या करते जाओ, जमा करते जाओ। 5 साल के बाद क्या कर सकते हो, आप रेकरिंग डिपॉजिट को तोड़वा सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बच्चों, मतलब कि एक तरह से समझो कि आपका लॉक हो जाता है, लॉकिंग पीरियड है, एक पीरियड तक वो लॉक हो जाता है। तो डिपॉजिट बच्चों ओवरऑल 4 टाइप का, 2 है, 2 पढ़ लेना अच्छे से, ये हिंदी में है। लोन देखो, बैंक का प्राइमरी फंक्शन में क्या था कि पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोगों को लोन ग्रांट करती है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, प्रोडक्शन पर्पस से। तो बैंक कई तरह के लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका मेन रूप से 2 है, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। यानी कि लोन कितने टाइप का है, 2 टाइप, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि बैंक जो है, जो बोरोवर है, जो उधार लेने वाले हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती है, किसके बदले में, बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ के बदले में। यानी कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और बदले में हमें सिक्योरिटीज या बॉन्ड आपको जमा करना पड़ रहा है, तो ऐसे लोन को कहते हैं कैश क्रेडिट।
और इसमें क्या होता है कि लोन ग्रांट होता है, तो आप एक बार में आप क्या, लोन ग्रांट एक बार में नहीं होता है, या कह सकते हो लोन का अमाउंट आप एक बार में नहीं निकाल सकते, इसमें बैंक लिमिट कर देता है। और एक होता है ओवरड्राफ्ट बच्चों, जिनका बैंक में करेंट अकाउंट है, जो कि ट्रेडर्स का होता है, उनको बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे अधिक वो क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बैंक का एक लिमिट, बैंक जो डिसाइड करती है कि ओवरड्राफ्ट का क्या लिमिट होना चाहिए। अब बैंक आज जो उधार देने वाले हैं उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है किस अमाउंट पे, जितना ओवरड्रॉन किया। ओवरड्रॉन का मतलब अगर मेरा करेंट अकाउंट में 30,000 रुपये बैलेंस है और हम बैंक से मान लो 1 लाख तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, अब मान लो हमने 1 लाख विड्रॉ किया तो 30,000 तो मेरा पहले से था, तो हमारा ओवरड्रॉन कितना हो गया, 70,000। तो इंटरेस्ट जो लगेगा इसी 70,000 ओवरड्रॉन अमाउंट पे लगेगा। तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट। तो कैश क्रेडिट क्या बोले, कैश क्रेडिट में बैंक जो होता है वो लोन प्रोवाइड करती है और बदले में सिक्योरिटीज या बॉन्ड जमा करना पड़ता है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया कि जो उनका बैंक में करेंट अकाउंट होता है वैसे कस्टमर को बैंक फैसिलिटी देती है कि वो अपने करेंट अकाउंट बैलेंस से एक्सेस विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ट्रेडर का करेंट अकाउंट का बैलेंस है 30,000 और वो 1 लाख विड्रॉ कर रहा है, तो 70,000 वो एक्सेस विड्रॉ कर रहा है, तो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो एक्सेस ओवरड्रॉन कर सकता है। तो यही बच्चों एक्सेस ओवरड्रॉन यानी कि 70,000 क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। और इसी पे व्यापारी को या जिसने उधार लिया उसको इंटरेस्ट देना होता है। तो लोन हो गया बच्चों, ये हिंदी में पढ़ लोगे। क्रेडिट क्रिएशन देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक का प्राइमरी फंक्शन में क्या है, प्रेजेंट टाइम में देखा गया है कि बैंक का मेन फंक्शन क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या करता है तो पढ़ लेते हैं पहले बच्चों। इन मॉडर्न टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी किसी भी कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन प्रेजेंट टाइम में क्या है, क्रेडिट क्रिएशन करना। यानी कि बैंक केवल केवल ट्रांजेक्शन ही नहीं करता है, बैंक क्या करता है, क्रेडिट का भी निर्माण करता है, लोन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो पब्लिक ने बैंक में 10,000 का डिपॉजिट किया, इसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट का सिंपल मतलब कि पब्लिक से बैंक जो कैश डिपॉजिट रिसीव्ड करती है उसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक क्या करती है, इसका कई गुना, जैसे मान लो 5 टाइम्स ले लो 50,000, तो 50,000 जो ये आपका डिपॉजिट बन गया, जिसमें 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट और 40,000 क्या हो गया, इसने लोन डिराइव कर दिया, जिसको कहते हैं डिराइव डिपॉजिट। क्या कहते हैं, डिराइव डिपॉजिट। तो बैंक में तो हम 10,000 डिपॉजिट किए, यानी कि बैंक ने तो सिर्फ 10,000 डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, लेकिन बैंक उस 10,000 रुपये से कितने का लोन बना दिया, कितने का लोन क्रिएट कर लिया, 40,000 का। वो 40,000 का लोन क्रिएट कर लिया, इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में हमें समझना होगा प्राइमरी डिपॉजिट के बारे में और डिराइव डिपॉजिट के बारे में। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब बैंक के द्वारा पब्लिक से जो डिपॉजिट रिसीव किया जाता है उससे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, जैसे कि 10,000। डिराइव डिपॉजिट का मतलब होता है कि प्राइमरी बैंक जो प्राइमरी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसी से डिराइव डिपॉजिट बना देता है। ठीक है, जैसे मान लो बैंक ने प्राइमरी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया 10,000 और मान लो क्रेडिट मल्टीप्लायर है 5 टाइम्स, तो 50,000 जो टोटल डिपॉजिट बना दिया, जिसमें 10,000 पब्लिक का प्राइमरी डिपॉजिट और 40,000 ये जो बना, ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट बना, क्रेडिट डिपॉजिट बना, लोन डिपॉजिट बना, इसी को हम लोग डिराइव डिपॉजिट करते हैं। तो डिराइव डिपॉजिट किससे बनता है, प्राइमरी डिपॉजिट से, यानी कि बैंक ने जो प्राइमरी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसी से बैंक क्या करती है, लोन कई गुना प्रोवाइड कर देती है पब्लिक को। और डिराइव डिपॉजिट को हम लोग क्रेडिट डिपॉजिट भी कहते हैं। तो ये आपका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है। इसको एक हम लोग टेबल से समझते हैं बच्चों। देखो टेबल समझना ध्यान से। मान लो जैसे एक कस्टमर है एक्स नाम का, उसने क्या किया, SBI बैंक में 10,000 रुपये का डिपॉजिट किया। तो ये कौन सा डिपॉजिट हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट। अब मान के चलो कि कैश रिजर्व रेशियो 20%, यानी कि बैंक क्या करेगी, 20% कैश रिजर्व रखेगी। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि बैंक क्या करती है, जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है बैंक में, उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है, उसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोले, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब कमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल डिमांड डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक में कैश रिजर्व के रूप में रखना होता है, उसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो। जैसे 20% जो है
सेंट्रल बैंक में कैश रिजर्व में रखना है, तो 20% आपका क्या हो गया, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो मान लो 20% है, तो बैंक क्या करेगा, पूरा 10,000 का 20% यानी कि 2,000 कैश रिजर्व रखेगा और 8,000 क्या कर देगा, लोन दे देगा किसी को। क्या दे देगा, लोन दे देगा। अब किसको लोन दिया, ये मान लो एक्स ने पैसा डिपॉजिट किया, तो ये लोन मान लो कोई दूसरे पर्सन वाई को दे दिया। अब वाई क्या है, वाई जो है पीएनबी का कस्टमर है, तो वाई क्या किया, ये जो लोन लिया एसबीआई से, ये सीधे पीएनबी के बैंक में जमा कर दिया। मान के चलो 8,000 जमा किया, तो 8,000 क्या हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट। अब पीएनबी क्या करेगी, उसको भी कैश रिजर्व 20% रखना है, तो 8,000 का 20% 1,600 कैश रिजर्व रखेगा। अब बाकी वो लोन दे देगा, 6,400 का लोन दे देगा। किसको दे देगा, मान लो जेड को दे देगा। अब जेड के पास कितना आ गया लोन, 6,400। अब जेड इस लोन को क्या करेगा, कैनरा बैंक में डिपॉजिट कर देगा। अब कैनरा बैंक वाला भी क्या करेगा, इसका 20% कैश रिजर्व करके रेस्ट अमाउंट 5,120 लोन प्रोवाइड कर देगा। किसको, ए नाम के कस्टमर को। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर ए क्या करेगा, आईसीआईसी का मान लो कस्टमर है, तो जो लोन लिया है कैनरा बैंक से 5,120 ये डिपॉजिट कर देगा। फिर इसका 20% कैश रिजर्व कर फिर जो बचेगा वो लोन प्रोवाइड कर देगा। इस तरह के प्रोसेस चलता रहता है। तो इससे ऐसे करने से क्या होता है, टोटल हमारा बनता है प्राइमरी डिपॉजिट 50,000 और कैश रिजर्व रेशियो कितना है 10,000, जो कि प्राइमरी डिपॉजिट के इक्वल है। और कितने का लोन प्रोवाइड हो गया, 40,000। तो यही क्रेडिट क्रिएशन है जो बैंक करती है। तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, जिसे हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, और उस प्राइमरी डिपॉजिट का कई गुना क्या करती है, वो लोन प्रोवाइड कर देती है। तो अगर हम बैंक में 10,000 रुपये प्राइमरी डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक क्या होगा, अगर कैश रिजर्व रेशियो 20% है, 20% का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/20% यानी 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स क्या है, अगर आपका क्या होगा, 5 टाइम्स आपका डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 10,000 आपका प्राइमरी डिपॉजिट है, 5 टाइम कितना हो गया, 50,000 प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, जिसमें 10,000 आपका कैश रिजर्व रह गया यानी कि जो मेन डिपॉजिट है, और 40,000 का क्या हो गया, लोन पब्लिक को दे दिया गया। मतलब यही 40,000 क्या है, क्रेडिट है। तो इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि सिंपल बैंक का मेन काम क्या है कि पब्लिक का डिपॉजिट लेगा और उसका कई गुना क्या करता है, लोन बना देता है, कई गुना लोन प्रोवाइड कर देता है। इसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो ये था बच्चों क्रेडिट क्रिएशन। कैश रिजर्व रेशियो हो गया अपना। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो कुछ नहीं, कैश रिजर्व रेशियो का रेसिप्रोकल। कैश रिजर्व रेशियो का रेसिप्रोकल यानी कि कैश रिजर्व रेशियो मान लो 20% है, तो उसका रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट कितना टाइम हो गया, 5 टाइम, ये आपका हो गया क्रेडिट मल्टीप्लायर। और जब भी क्रेडिट क्रिएशन होता है ना, तो क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है कि पब्लिक से बैंक प्राइमरी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और उसका कई गुना, तो कई गुना जो हम बोल रहे हैं ना, जो मेनी टाइम्स हम बोल रहे हैं, यही आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कैश रिजर्व रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। और क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट का क्रिएशन कर सकती है। अगर कैश रिजर्व रेशियो 20% है, तो 20% का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/20% यानी कि 5 टाइम्स। तो अगर प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 है, तो उसका 5 टाइम्स यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करो 50,000। 50,000 में 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट को अगर अलग कर दो, तो कितने का लोन क्रिएट हुआ, 40,000 का लोन क्रिएट हुआ, 40,000 का लोन प्रोवाइड हुआ। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि कमर्शियल बैंक के द्वारा कितना क्रेडिट बन सकता है। अगर क्रेडिट क्रिएशन आपका क्या, अगर कैश रिजर्व रेशियो अधिक होगा तो क्रेडिट और अधिक बनेगा, कैश रिजर्व रेशियो अगर कम होगा तो कम क्रेडिट बनेगा। तो यही है बच्चों क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है क्रेडिट मल्टीप्लायर के बेस पे। क्रेडिट मल्टीप्लायर जितना अधिक होगा उतना अधिक क्रेडिट का क्रिएशन होगा। और अगर मान लो क्रेडिट मल्टीप्लायर 6 टाइम है, तो 10,000 का 6 टाइम कितना होगा, 60,000, जिसमें 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट को अलग कर दो तो कितने का लोन बना, 50,000 का बना। और वही क्रेडिट क्रिएशन, अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर कम है, 3 है, तो 30,000 में क्या करोगे, 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट अलग कर दो तो 20,000 का क्रेडिट बना। तो ये कैश रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो अधिक होगा तो क्रेडिट आपका अधिक बनेगा, या क्रेडिट मल्टीप्लायर अधिक होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी अधिक होगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर कम होगा तो आप कह सकते हो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन का लिमिटेशन है बच्चों।
क्रेडिट क्रिएशन बैंक तभी बना सकती है जब पब्लिक डिपॉजिट बैंक में हो, यानी कि बैंक जितना पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा उतना क्रेडिट बनेगा। अब लोग जो है बैंक में पैसा ना रख के घर में रखेंगे तो क्रेडिट नहीं बनेगा। क्रेडिट का क्रिएशन तभी कर सकती है जब पब्लिक बैंक में पैसा डिपॉजिट करे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत सारे लोग बैंक में पैसा नहीं रखना चाहते हैं, तो उस केस में क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। तो पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन का क्या लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट आपका लिमिटेशन हो गया वॉल्यूम ऑफ मनी इन द कंट्री, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन में मनी के मात्रा पे भी निर्भर करता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन मुद्रा के मात्रा पे भी निर्भर करता है, वॉल्यूम ऑफ मनी पे भी निर्भर करता है। अगर जिस इकोनॉमी में, जिस कंट्री में मनी अधिक है, अधिक करेंसी है, वहाँ अधिक क्रेडिट क्रिएशन होगा, क्योंकि अधिक करेंसी है तो लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट अधिक करेंगे। तो जब पब्लिक डिपॉजिट अधिक होगा तो अधिक क्रेडिट क्रिएशन होगा। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी में करेंसी कम है, पैसा कम है, तो डिपॉजिट भी कम होगा, तो क्रेडिट का क्रिएशन भी कम होगा, यानी कि वाइस वर्सा। तो फर्स्ट लिमिटेशन समझ गए ना कि मनी पे निर्भर है, मनी के क्वांटिटी पे निर्भर है। मनी अगर करेंसी अधिक है इकोनॉमी में तो डिपॉजिट अधिक होगा, क्रेडिट का क्रिएशन भी अधिक होगा। अगर मनी कम है तो डिपॉजिट भी कम होगा, क्रेडिट का क्रिएशन भी कम होगा। सेकेंड है इसका लिमिटेशन लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी, यानी कि मनी क्या करता है, अगर मान लो बहुत सारे लोग जो है पैसा अपने पास रखना पसंद करते हैं, उसी को कहा जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी। यानी कि लोग पैसा बैंक में न रखने की जगह अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लिक्विडिटी पसंद करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, डिपॉजिट कम जाता है। तो जब डिपॉजिट कम होगा तो क्रेडिट का क्रिएशन भी कम होगा। तो क्रेडिट का क्रिएशन तभी होगा जब लोग पैसा बैंक में रखें। लेकिन अगर लोग पैसा अपने पास रखते हैं, अपने पास रखना पसंद करते हैं, उस केस में पब्लिक डिपॉजिट कम होगा। तो जब पब्लिक डिपॉजिट होगा ही नहीं, पब्लिक डिपॉजिट कम होगा तो डायरेक्ट डिपॉजिट भी कम ही बनेंगे, तो क्रेडिट का क्रिएशन भी कम होगा। बैंकिंग हैबिट, अब बहुत सारे लोगों का बैंकिंग हैबिट नहीं है अपने कंट्री में, तो इधर हुआ है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अगर जिस कंट्री में बैंकिंग हैबिट अधिक होगा, डिपॉजिट अधिक होगा, क्रेडिट का क्रिएशन अधिक होगा। लेकिन जिस देश में बैंकिंग हैबिट कम है, लोग पैसा बैंक का आदत नहीं है, लोग पैसा घर में रखना चाहते हैं, उस केस में क्या है, उस केस में डिपॉजिट कम होगा तो क्रेडिट का क्रिएशन भी कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कैश रिजर्व रेशियो पर भी निर्भर है। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्रेडिट आपका बढ़ेगा, सॉरी एक सेकेंड, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्रेडिट आपका कम होगा। देखो एग्जांपल समझो, कैश रिजर्व रेशियो मान लो 20% है, तो इसका क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालो, कैसे निकलेगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि 1/20% मतलब 5 टाइम्स। तो अगर हम 10,000 का डिपॉजिट करते हैं तो उसका 5 टाइम यानी कि 50,000 आपका, जिसमें आप 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट निकालोगे तो कितना क्रेडिट बन गया, 40,000। अगर यही आपका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है, 25% होता है, तब क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका होगा 1 कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि 25% मतलब 4 टाइम्स। तो 10,000 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 40,000, जिसमें से 10,000 आपका प्राइमरी डिपॉजिट, 30,000 का आपका क्या होगा, क्रेडिट डिपॉजिट बना। तो क्या देख रहे हो कि कैश रिजर्व रेशियो 20% से 25% होता है, मतलब बढ़ता है। तो क्रेडिट 40,000 से 30,000 हो गया, मतलब क्रेडिट कम हो गया। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कम होगा, और जब क्रेडिट मल्टीप्लायर कम होगा तो क्रेडिट का क्रिएशन भी कम होगा। तो इसी का उल्टा ले लो, अगर कैश रिजर्व रेशियो कम करोगे, 25% से 20% करोगे तो क्रेडिट मल्टीप्लायर बढ़ेगा, तो क्रेडिट भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट भी आपका क्रेडिट क्रिएशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई का मतलब कि लोन महंगा है, तो उस केस में क्या होगा कि लोग लोन नहीं लेंगे। लोन आपका महंगा होने पे क्रेडिट का क्रिएशन कम होगा। वही उल्टा ले लो, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इंटरेस्ट रेट कम में क्या होगा, क्रेडिट का क्रिएशन अधिक होगा। सेंट्रल बैंक का क्रेडिट रिलेटेड पॉलिसी भी क्रेडिट क्रिएशन पे इफेक्ट करता है। अगर सेंट्रल बैंक क्या करती है, क्रेडिट अगर कंट्रोल करना चाहे, सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी बनाया है कि क्रेडिट को लिमिट किया जाए, तो क्रेडिट लिमिट होगा। सेंट्रल बैंक अगर
पॉलिसी बना के क्रेडिट को बढ़ाया जाए तो क्रेडिट को बढ़ाएगा। हमने ओवरऑल सेंट्रल बैंक सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम तो करता ही है, साथ में क्रेडिट कंट्रोल का भी काम करता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। बैंक क्रेडिट अपने हिसाब से क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकती है, उसको सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को फॉलो करके करना। अब सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी बनाया कि सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाया, तो हर कमर्शियल बैंक को मानना है। सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी बनाया कि क्रेडिट को कम किया जाए, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, क्रेडिट को कम करेगी, क्रेडिट का क्रिएशन कम करेगी। अगर सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी बनाया कि क्रेडिट को बढ़ाना है, तब कमर्शियल बैंक क्या करेगी, क्रेडिट क्रिएशन अधिक करेगी। तो ये बच्चों थोड़ा सा आपका एक लिमिटेशन है कि सेंट्रल बैंक के पॉलिसी से चलना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पॉलिसी क्रेडिट रिलेटेड पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। तो ये था बच्चों हमारा कमर्शियल बैंक। आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देख सकते हो। चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ये इसका हिंदी है, आप लोग देख लोगे। थैंक यू बच्चों।